हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मलिका शर्मा आपके लिए तीसरा वीडियो ओकिनावा पे बनाने वाली हूँ। मेरा पिछला दो जो वीडियो है, पहला ओकिनावा का रिव्यू है, ओवरऑल मेरे को ये गाड़ी कैसी लगी। दूसरा जो वीडियो है वो है प्रोज एंड कॉन्स। अब ये जो तीसरा वीडियो है वो मेरी टोटल 1 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर है। इसकी प्रोज एंड कॉन्स 1 साल बाद कैसी है। अगर आप मेरा पिछला 2 वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा जो पिछले वीडियोस का लिंक्स है दी हुई है, आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर में जो आई बटन आपको दिख रही होगी वीडियो पे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो उस वीडियो पे चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो मेरा 1 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर है। इस पर मैं बताने वाली हूँ कि ये जो गाड़ी है ओकिनावा प्रेस प्रो, मेरे को ओवरऑल 1 साल में क्या प्रॉब्लम आई है, कितने अच्छी स्कूटी है, क्या क्या दिक्कतें हुई है, क्या नहीं हुई है, सब मैं एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं शुरू करती हूँ प्रोज से, क्योंकि ये जो स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है अब तक की सबसे बेस्ट स्कूटी मेरे को जो लगी है इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ में, क्योंकि मैं खुद एक ओनर हूँ और मैं जानती हूँ ये स्कूटी कैसी है। अब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है पिछले 1 साल में, नथिंग। जैसी रेंज मेरे को डे 1 में मिली थी आज भी वैसी ही रेंज है। कंपनी क्लेम जो रेंज बताती है, जैसे कि इको मोड में, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, इस जो स्कूटी है इसकी जो रेंज है इको मोड में लगभग 80 से 100 किलोमीटर्स और स्पोर्ट्स मोड में 75 टू 80 किलोमीटर्स की रेंज देती है, जो कि माइलेज है। और जनरली हमारे लिए जो व्हीकल्स होती हैं, सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग का रहता है, जो थिंकिंग हम लोग का रहता है कि जो गाड़ी है वो कितनी माइलेज देगी, राइट। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो स्कूटी है ये सबसे बेस्ट माइलेज के हिसाब से, अगर 1 साल के ड्यूरेशन में अगर मैं देखूँ तो मेरे को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ रेंज। क्योंकि पहले भी डे 1 में भी मेरे को उतना ही रेंज मिलता था, आज भी उतना ही रेंज मिलता है। 1 किलोमीटर इधर उधर, 2 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है, वो मेरे ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा कंपनी क्लेम यही बोलती है, कंपनी क्लेम करने के बाद एक टर्म्स एंड कंडीशंस ये रहता है कि इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग कंडीशंस, राइट। आप जैसे गाड़ी चलाएंगे उस हिसाब से ही आपका जो माइलेज है वैसे ही आएगा, राइट। तो इसकी जो रेंज मेरे को मिली है आज तक 78 से 80, क्योंकि मैं हमेशा स्पोर्ट्स मोड में ही चलाती हूँ, इको मोड में कभी स्विच नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए 80 किलोमीटर्स काफ़ी है, बहुत ही है। पुणे सिटी के हिसाब से मैं जो डेली रनिंग मेरा है उस हिसाब से 80 किलोमीटर्स बहुत है। हर 3 दिन में मेरे को चार्ज करनी पड़ती है। एंड द चार्जिंग टाइम, बैटरी व्हीकल होने के कारण इसकी जो चार्जिंग टाइम है, डे 1 में भी कंपनी क्लेम वही 3 से 3.5 घंटे ही बोली गई थी, आज भी 3 से 3.5 घंटे ही लगती हैं बैटरी फुल चार्ज होने में। कोई अंतर नहीं है चार्जिंग टाइम में। बस एक बात का ध्यान रखना होता है हमेशा, जो बैटरी इंडिकेटर है वो आपको अच्छे से बता सकती है कि बैटरी कितने देर तक और चलेगी, कितने किलोमीटर्स जाएगी। वो माइंड में आपको रखना है कि आप कितने किलोमीटर्स तक चले हैं, क्योंकि जो ओडोमीटर है उसमें आपको एक टोटल ट्रिप का पता चलता है कि आप डे 1 से लेकर आज तक कितना किलोमीटर चले हैं। टाइम, हर ट्रिप का टाइम का एक रहता है और हर ट्रिप का ड्यूरेशन रहता है, आप कितने किलोमीटर्स चले हैं, राइट। तो आपको बैक ऑफ माइंड आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कितने किलोमीटर्स और गाड़ी चल सकती है। बैटरी इंडिकेटर के हिसाब से आपको देखना पड़ता है, या फिर आप बैक ऑफ माइंड आप
कैलकुलेट करके रख सकते हैं। जब चार्जिंग टाइम, चार्ज करने के बाद आप जब बैटरी पे लगा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो किलोमीटर जो है वो आप नोट कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये चीज़ करती हूँ, किलोमीटर नोट करके रखती हूँ ताकि मेरे को माइलेज पता चले कि इस ड्यूरेशन में नेक्स्ट चार्जिंग टाइम तक मेरे को कितना माइलेज मिला। ऑन एन एवरेज मेरे को 78 से 80 तक मिल जाता है माइलेज। और प्लस पॉइंट्स अगर मैं बोलूँ तो सर्विसिंग, मेन खर्चा हम लोग को जो व्हीकल्स का होता है वो है सर्विसिंग का, राइट। बट ये इलेक्ट्रिक स्कूटी होने के कारण इसकी सर्विसिंग कॉस्ट बहुत लो है मेरे हिसाब से। मेरे को अब तक 1 साल में बहुत ही कम पैसा लगा सर्विसिंग में। अब तक मैं 5 सर्विसिंग करवा चुकी हूँ, जिसमें से 3 सर्विसिंग फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सर्विसिंग फ्री था और 2 सर्विसिंग मैंने अपने एंड से करवाया, थर्ड एंड फिफ्थ। जो फ्री सर्विसिंग है उसमें 1 पैसा तक नहीं लगा और जो 2 सर्विसिंग मैंने करवाया तो मेरे को टोटल 1 साल में 800 रुपया खर्च करना पड़ा सर्विसिंग पे। मतलब पर सर्विसिंग 400 रुपीज़ ओनली। इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी कंपनी क्लेम करती है 150 किलोग्राम्स, मतलब कितना वज़न स्कूटी हैंडल कर सकता है। तो उस हिसाब से मैं देख रही हूँ, मैं बहुत बार ऐसा सीन हुआ है कि मैंने ग्रॉसरीज, सब्ज़ी मार्केट में मैंने अपनी स्कूटी को लेके गया और अप्रॉक्सीमेटली जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी तरह से स्कूटी कैरी कर सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। इवन ऐसा भी सीन हुआ है कि 150 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न हो सकता है, क्योंकि 2 जन अगर बैठे हैं स्कूटी में प्लस और कोई सामान वगैरह है तो ऐसा भी सीन हुआ है कि उससे ज़्यादा भी वेट वो हैंडल कर लिया है। रेंज में एक और चीज़ है जो कि ध्यान रख सकते हैं कि अगर सिंगल राइड में आप अगर स्कूटी चला रहे हैं तो रेंज ज़्यादा भी देती है, और अगर आप डबल पे गाड़ी चलाते हैं, आपके पीछे में कोई अगर बैठा है तो उस हिसाब से रेंज थोड़ी घट भी सकती है, नॉर्मल भी चल सकती है। ऑल टोटली डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग कंडीशंस एंड वेट। वेट अगर ज़्यादा है तो शायद रेंज थोड़ा सा कम दे, बट मेरे हिसाब से मैं जिस तरीके से स्कूटी चलाई हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है पर्सनली। इसकी जो मोटर है वो परफेक्टली काम करती है, बैटरी रेंज और जो ओडोमीटर है सब सही है। लाइट्स वगैरह भी जैसे फर्स्ट डे में थी अभी भी वैसे ही है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आए मेरे पास इन द प्रीवियस वीडियोस। उन लोग डाउट पे थे कि कैसा क्या रहेगा, पिकअप कैसा है। तो मैं बताना चाहूँगी पिकअप पूरा ही जैसे कि नॉर्मल स्कूटी है, जैसे कि प्लेजर, आपका एक्टिवा, जुपिटर, मैस्ट्रो यू कैन से, तो सेम पिकअप है इसका भी, ओकिनावा प्रेस्को प्रो का भी। कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं इसके पहले मैं एक्टिवा, प्लेजर, फिर जुपिटर ये सब भी मैंने चलाई हुई है, तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं आया इन टर्म्स ऑफ पिकअप। आज भी वैसे ही काम करती है स्कूटी। अब अगर मैं ड्रॉबैक्स का बात करूँ तो कुछ ड्रॉबैक्स तो हर चीज़ में ही होती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एज सच मेरे को इसमें डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं मिला। 3rd या 4th सर्विसिंग के बाद थोड़ा सा मोटर से आवाज़ आनी चालू हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो आप बोलेंगे कि इसमें से तो कोई आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए। तो सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो दिमाग में था कि कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, कुछ नहीं। बट कुछ दिनों बाद थोड़ा सा आवाज़ आने चालू हुए मोटर से। बट जब मैं सर्विसिंग के लिए मैं गई, मैंने वहाँ पे जो ऑफिसर था वहाँ पे मैंने बताया उनको कि ऐसा मोटर से थोड़ा बहुत आवाज़ आने चालू हुई है।
तो सर्विसिंग करने के बाद जो आवाज़ थी पूरी नलीफाई हो गई है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो जब सर्विसिंग का टाइम आता है तो सर्विसिंग करने के बाद पूरी ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंटली मैंने 5th सर्विसिंग कराया जस्ट फ्यू वीक्स बैक। उसके पहले मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था वो आवाज़ का, तो मैंने सर्विसिंग जब करवाया उसके बाद गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है। तो एज सच और कोई ड्रॉबैक्स तो नहीं है। लेकिन पिछले वीडियोस में मैंने जैसे बताया था कि कोई बूट स्पेस वगैरह नहीं है, तो वो एक तो मेजर ड्रॉबैक है। अगर कोई आप जैसे कि हेलमेट्स वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं स्कूटी में, तो वो एक तो मेजर ड्रॉबैक है। एंड दूसरा और एक तो मेरे को जो ड्रॉबैक लगा था वो है पीछे का जो सीट है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया है। थोड़ा लॉन्ग रन में अगर आप लॉन्ग राइड्स में जाते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स। मेरा पर्सनल व्यू थोड़ा सा लॉन्ग रन में अभी 1 साल बाद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया है। तो आई एम जस्ट प्लानिंग कि उसमें सीट कवर वगैरह कुछ अप्लाई करूं ताकि वो थोड़ा सॉफ्टन हो जाए। और कोई दिक्कत नहीं है। पैर रखने का जो पीछे साइड में है पैर रखने का वो थोड़ा सा छोटा है। अभी आजकल की जो भी स्कूटीज़ वगैरह आ रही हैं उसमें भी वैसे ही टाइप के दिया है। मेरे को पर्सनली वो चीज़ नहीं पसंद, तो अगर आपको वो पसंद है तो इट्स गुड। बट ओवरऑल अगर मैं ओकिनावा प्रेस प्रो का अगर मैं बताऊं इन टर्म्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज हमेशा ज़्यादा ही हैं। आपको फ्यूल जो आप नॉर्मली फ्यूल भराते हैं तो कितना कॉस्ट होता है, फ्यूल कॉस्ट एंड ऑल, इस पर आपको कोई कॉस्टिंग वगैरह बहुत मिनिमल कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है। it's just like one time investment and you can use it for a lifetime। अभी टिल दिस मंथ टिल टुडे अगर मैं बताऊं तो 1 साल में मेरे बहुत कम पैसे खर्च हुए हैं। मेरे पर मंथ में अगर हिसाब करूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था मेरा कितना कॉस्टिंग होता है पर महीने, एंड पर ईयर मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था। सेम मैं बताना चाहूँगी, सेम मेंटेन्ड है। पर मंथ मेरे को 30 रुपीज़ 24 से 30 मुश्किल से 50 रुपीज़ खर्चा होते हैं पर मंथ मैं अगर ट्रैवलिंग कर रही हूँ स्कूटी से। एंड और कोई सर्विसिंग भी बहुत कम कॉस्ट है, उसमें मेरे को ओवरऑल और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिसेंटली मैं जब गई थी सर्विस सेंटर में, जब मैं ओकिनावा के शोरूम में गई सर्विसिंग के लिए, तो मैंने देखा इट्स अ बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी एज ऑफ नाउ। ओकिनावा में सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटी यही है, ओकिनावा प्रेस प्रो। अभी वेटिंग पीरियड चल रही है। जिस टाइम पे मैंने ख़रीदा था तब जस्ट स्टार्ट था, अभी इट्स गोइंग ऑन अ वेटिंग पीरियड। तब आप समझ ही सकते हैं कि ये स्कूटी कितना अच्छा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का तो मैं रिकमेंड करूँगी ओकिनावा प्रेस प्रो, आप ले सकते हैं। मेरा पर्सनल जो जानकारी है उस मैंने आपको बता दिया, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने बता दिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो इसके रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड, या और कोई क्वेरीज़ हो रिलेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ वगैरह, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगी। आपको अगर और कोई वीडियोस अगर देखना है ओकिनावा पे, मेरा जो पिछला 2 वीडियोस है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। ब्लॉग्स भी मैंने लिखी है और बहुत सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने डाल दी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।